तो हम लोग लास्ट डिस्कस करते थे 1935 तक। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 1936 में। तो 1934 में यहाँ पे 3 प्रोपोनेंट थे। वहाँ पे बोला गया था कि इलेक्शन खेलेंगे का जो कमिंग इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1937 का, वो इलेक्शन यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगे आईएनसी। इसी वजह से क्या होता है, गांधी जी रिजाइन फ्रॉम आईएनसी इन 1934 और यहाँ पे कॉन्टेस्ट इलेक्शन वाला चीज को एक्सेप्ट किया गया था। 3 थे, गांधी जी ने बोला था कंस्ट्रक्टिव वर्क। फिर यहाँ पे और एक डिमांड उठा था कि जो 1937 वाला इलेक्शन खेलेंगे। और थर्ड जो था, क्या करेंगे, जो नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने बोला कि हम लोग जो रिवोल्यूशन चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू द रिवोल्यूशन बोल दो। तो उसमें से सेकंड वाला चीज को एक्सेप्ट किया गया था, दे विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन कमिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, दैट इज 1937। तो यहाँ पे 1937, इससे पहले 1936 का सेशन हो रहा था, वो हो रहा था लखनऊ में। और यहाँ पे 2 सेशन हुए थे, दोनों सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट जो सेशन हुआ वो हुआ लखनऊ में। वहाँ पे बहुत डिसीजन लिया गया था कि ये लोग क्या करेंगे, 1937 का लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एंड सेकंड हुआ था फैजपुर में। फैजपुर, ये फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था ये हुआ था विलेज में, और दैट इज मेनली किस चीज को प्रमोट करने के लिए, सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए। समझ में आया चीजें। यहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था जो विलेज में हुआ था। तो ये वाला चीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद 1937 वाला इलेक्शन हुआ कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल में। और यहाँ पे देखोगे जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुआ, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन होता है 1937 में, असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यहाँ पे 1937 में। क्यों देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 1935 एक्ट था ना, तो मैंने वहाँ पे बोला नहीं, 1935 एक्ट में देखोगे बहुत सारे जगह में क्या आया था ना, बाइकैमरलिज्म आ गया था, बाइकैमरलिज्म आ गया था। इससे पहले देखो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इससे पहले ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आप लोग बोलते हो ना अपर हाउस, लोअर हाउस, पॉलिटी में पढ़ते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल था अपर हाउस। तो उससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल था। 1935 में आसाम भी बाइकैमरल बना दिया गया, बाइकैमरलिज्म, 2 हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस। समझ में आया। तो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म आ गया था। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन खेलने के बाद बोला गया था स्टेट में। तो यहाँ पे देखो जो 1937 वाला इलेक्शन था, यहाँ पे देखोगे आईएनसी ने बहुत ज्यादा जो इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, तो आईएनसी में मैक्सिमम मेजोरिटी जगह में आईएनसी का ही गवर्नमेंट बन चुका था। तो देखो यहाँ पे बॉम्बे में भी आईएनसी का गवर्नमेंट, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस में, बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में, और नॉर्थ वेस्ट, ये फ्रंटियर प्रोविंस होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पे भी देखोगे कि आईएनसी ने यहाँ पे क्या किया, मेजोरिटी से अपना जीत गया, मतलब यहाँ से दे केम विक्ट्रियस बोल सकते हो यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी। और यहाँ पे कोलिशन पार्टी बनाया कहाँ पे, पंजाब में अकाली दल था, उसके साथ मिला के उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था। मतलब यहाँ पे दोनों का ही मेजोरिटी नहीं था, तो दोनों ने एक साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम जगह में, यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे देखोगे तो मैक्सिमम जगह में यहाँ पे आईएनसी का जो यहाँ पे आईएनसी ने यहाँ पे जो इलेक्शन जीत चुके थे। समझ में आया चीजें यहाँ पर तक। देखो मुस्लिम लीग का क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने बहुत खराब से इलेक्शन में वो किया 1937 इलेक्शन में। और यहाँ पे इन्होंने फिर से और डिमांड उठने लगा कि इन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था, वहाँ पे भी मुस्लिम देखोगे तो दैट इज मुस्लिम लीग ने अच्छा वो नहीं कर पाए, दे कैन नॉट केम विक्ट्रियस, वहाँ पे आईएनसी जीत गया। तो इसलिए उनका जो डिमांड था सेपरेटेड पाकिस्तान का, और एग्रेसिवली डिमांड वो उठने लगा था। समझ में आती, और एग्रेसिवली वो डिमांड उठने लगा था। तो फिर देखो यहाँ से पढ़ते, हाँ, फिर देखो उसी टाइम क्या हुआ, 1939 को यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। फिर से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दैट इज 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर, 1 सितंबर। और 3 सितंबर को ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग क्या करेंगे, जर्मनी के अगेंस्ट में वार करेंगे। फिर से 2 पावर, एक्सिस पावर, एलाइड पावर, एक्सिस पावर हो गए, एलाइड पावर हो गए। एक्सिस पावर में देखोगे इस बार जर्मनी के साथ कौन आ गया, जर्मनी के साथ इस बार जापान भी था, जापान भी एक्सिस पावर का पार्ट था। और यहाँ पे एलाइड में दैट इज ब्रिटेन मतलब यूके भी लिख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ये लोग अलग अलग जो एलाइड पावर के
यहाँ पे मेंबर थे। समझ में चीजें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1939 को यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश ने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 में इनको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस क्या करेंगे, ब्रिटेन के साइड से होके वो वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट करेंगे। समझ में आया। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से देखोगे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। इंडियंस ने बोला आपको तो पहले बोलना चाहिए था आप कि इंडियंस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो तो पहले पूछना चाहिए था, उसके बाद आप लोग को डिसीजन लेना चाहिए था। बट इन्होंने बोला नहीं, इंडियंस वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेंगे ब्रिटेन के साइड से। इन्होंने ये डिसीजन ले लिया था। और यहाँ पे देखो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे आईएनसी के मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। उस टाइम जो आसाम के भी जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बटुलगा, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था इस टाइम। तो आईएनसी ने बोला ठीक है वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बट हम लोग का 2 डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। तो उन्होंने बोला सम इमीडिएट पावर ट्रांसफर, कुछ हम लोग को अभी पावर ट्रांसफर करो, सब आप पावर लेके बैठे हो, हम लोगों को भी कुछ पावर ट्रांसफर करो, इमीडिएट अभी चाहिए। सेकंड, उन्होंने बोला वार खत्म होने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करोगे और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या था, उस टाइम में जो यहाँ पे कौन थे, वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनिथगो। इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। और 1939 को यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना मीटिंग बुलाया और इन्होंने बोला 3 ओपिनियन निकल के आ जाता है। यहाँ पे 3 ओपिनियन निकल के आया। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो गांधी जी ने बोला कि अब ब्रिटेन अभी किसके एज में फाइट कर रहा है, जर्मनी। तो जर्मनी जो है वो क्या है, दैट इज टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बोल सकते हो, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। वहां पे कौन है, वहां पे जर्मनी में हिटलर है, डिक्टेटर। तो हिटलर एक डिक्टेटर है। तो वहां पे हम लोग एटलीस्ट ब्रिटेन में क्या है, सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी तो है, वहां पे इलेक्शन तो हो रहे, मोनार्की भी है, डेमोक्रेसी भी है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। किसमें, दैट इज सेकंड वर्ल्ड वॉर में। समझे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग को ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी नाजी स्टेट है, एंटी डेमोक्रेसी है ही नहीं, बट ब्रिटेन में तो डेमोक्रेसी है। फिर देखो दूसरा डिमांड आता है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला दोनों के दोनों क्या कर रहे, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी कर रहे। एक्सपांशनिस्ट मतलब दोनों अपना टेरिटरी को एक्सपांड कर रहे। ब्रिटेन भी अपना कॉलोनी बना के रखा हुआ है, जर्मनी तो वही कर रहा है, वो भी अपना कॉलोनी को बना रहा है, यहाँ पे अलग अलग जगहों को एक्वायर कर रहा है, कॉन्क्यर कर रहा है। तो दोनों तो एक्सपांशन ही कर रहे। डेमोक्रेसी का बात अलग है, बट दोनों तो एक ही चीज को चला रहे। तो हम लोग को अभी किसी को भी सपोर्ट करना नहीं चाहिए, एक्सिस को भी नहीं, एलाइड को भी नहीं। हम लोग को अभी कोई एक क्या करना चाहिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम लोग को एक रेवोल्यूशन फिर से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे सीडीएम हो गया या एनसीएम जैसा कोई एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। नेहरू ने बोला ठीक है, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए, बट ब्रिटिश को एश्योर करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही वो लोग क्या करेंगे, हम लोग को पूर्ण स्वराज दे देंगे। तो ये तीनों में से कौन सा वाला चीज को एक्सेप्ट किया गया, नेहरू वाला डिमांड, कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, बट वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा। तो ब्रिटेन वाज ब्रिटिश, बट अगेन देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट से कोई रेस्पॉन्स आया ही नहीं। तो यहाँ पे अक्टूबर को आईएनसी ने डिसाइड किया कि वो लोग क्या करेंगे, ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तीनों डिमांड में से एक डिमांड तो लाया गया कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बट आप हमको पूर्ण स्वराज दोगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। बट ब्रिटिश ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो इन्होंने बोला ठीक है, आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो हम लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसके बाद रामगढ़ सेशन होता है 1940 को। आईएनसी का सेशन 1939 हो गया, 1940 को रामगढ़ सेशन ऑफ आईएनसी होता है 1940 को। इसके प्रेसिडेंट जो थे ये थे अबुल आजाद थे इसके प्रेसिडेंट। और इसी जो रामगढ़ सेशन होता है 1940, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम लोग अभी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने के बाद क्यों बोला गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेनली ये लोग ब्रिटिश को थोड़ा सा टाइम देना चाहते थे। अगर ब्रिटिश को थोड़ा टाइम देते, दैट इज दे शुड रीथिंक ओवर देयर स्ट्रेटेजी, वो लोग शायद अपना स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करेंगे। तो इसलिए ब्रिटिश को थोड़ा टाइम देने के लिए अभी लार्ज स्केल एक मूवमेंट लॉन्च नहीं किया इन्होंने, सीडीएम एनसीएम लॉन्च नहीं किया इन्होंने, इंडिविजुअल लेवल के सत्याग्रह लॉन्च किया, तो एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही।
तो एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो याद रखना जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया क्योंकि इनको था कि अभी लार्ज स्केल कोई एक प्रोटेस्ट या मूवमेंट लॉन्च नहीं करना है, अभी जस्ट क्या करना है अभी इनको क्या था कि इंडिविजुअल लेवल के एक सत्याग्रह लॉन्च करना है, समझ में, ताकि ब्रिटिश को थोड़ा टाइम मिले वो अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करने के लिए। तो विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही फर्स्ट। सेकंड वाज जवाहरलाल नेहरू, याद रखना एग्जाम में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड। एंड थर्ड वन इज ब्रह्मादत्त जो थे ये थे थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही। थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे ये थे ब्रह्मादत्त वाज द थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो अभी क्या हुआ, इनको लगा कि ब्रिटिश क्या कर रहे, इसको बहुत लाइटली ले रहे। इन्होंने लगा कि ये तो इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह कर रहे, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसको बहुत लाइटली ले रहे। तो इसी के अंडर में इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंडर में इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था दिल्ली चलो मूवमेंट। इसी के अंडर में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था दिल्ली चलो मूवमेंट। तो दिल्ली चलो मूवमेंट में क्या था, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली में जाके क्या करेंगे, ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। समझ में, दिल्ली में जाकर हम लोग ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। कैपिटल दिल्ली है, 1911 को कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली चलो मूवमेंट चला था। तो दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली चलो, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली पैक्ट, चारों हो गए। समझ में, हमने चारों पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया, ये वाला वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो ये वाला चीज समझ में आया। तो विनोबा भावे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे उसी टाइम क्या हुआ, लॉर्ड लिनिथगो ने क्या देखा कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस का दैट इज यहाँ पे इंडियंस का जरूरत पड़ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, क्योंकि ब्रिटिश के पास अपने इतने फोर्सेस है नहीं, वो इंडियंस को यूज करने वाले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑफर लेके आए, ब्रिटिश ने इंडियंस के लिए एक ऑफर लेके आए जिसका नाम था ऑगस्ट ऑफर लेके आए। ठीक है, आप लोगों को लिए ऑफर लाया गया है, आप जो प्रपोजल इसको पढ़ लो, फिर आप आके क्या करो, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करो। तो ऑगस्ट ऑफर में क्या था, ऑगस्ट ऑफर में बोला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, मतलब वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वाइसरॉय का, उसमें बोला उन्होंने 8 आउट ऑफ 12 आप लोग को 12 में से 8 सीट आपको दिया जाएगा, मतलब आप मेजोरिटी रहोगे। फिर बोला कि आपने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे आपके लिए और आप ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे, समझ में, आपसे हम लोग सेटअप कर देंगे। फिर बोला कि आप लोग जो डिमांड कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस का, हम लोग आपके लिए डोमिनियन स्टेटस लेके आएंगे। और ऑलरेडी वो मॉन्टेगू स्टेटमेंट में था, जो 1919 वाला एक्ट था चैम्सफोर्ड मॉन्टेगू स्टेटमेंट, उसमें तो ऑलरेडी था, तो हम लोग डोमिनियन स्टेटस आप लोग को बाद में दे दिया जाएगा। फिर बोला कि जो माइनॉरिटी के जो राइट है, माइनॉरिटी के राइट भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों, यहाँ पे माइनॉरिटी की भी सपोर्ट चाहिए था, मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट चाहिए था, और ऊपर से डिप्रेस क्लास वो सब का भी सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने बोला माइनॉरिटी का राइट्स को भी हम लोग प्रोटेक्ट करके रहेंगे। बट आईएनसी ने क्या किया, आईएनसी ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों, यहाँ पे इन्होंने बोला अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि हम लोग डिमांड करने पूर्ण स्वराज, और आप लोग अभी भी क्या बोल दे रहे हो, अभी भी आप लोग हम लोग को बोल रहे हो दैट इज डोमिनियन स्टेटस का बात। तो इन्होंने बोला कि जो अगस्त ऑफर है वो क्या है, इट इज डेड एज डोर नेल। समझ में, डेड एज डोर नेल बोला गया, समझ में, यूजलेस। ये क्या है, यूजलेस। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं डोमिनियन पूर्ण स्वराज का, और आप लोग हम लोगों को क्या दे रहे हो, डोमिनियन स्टेटस। मुस्लिम लीग ने बोला कि हम लोग भी इसको इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट इज रिजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगस्त ऑफर में कहीं भी सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का बात बोला नहीं गया। फिर देखो 1941 आते आते जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया दिसंबर 1941, और जापान ने भी पर्ल हार्बर यूएसए में अटैक कर दिया। ये दोनों रीजन था जिसके वजह से ना जो एक्सिस पावर का डिक्लाइन हुआ। जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, रशिया का क्लाइमेट ही ऐसा है, रशिया का क्लाइमेट ऐसा है, वहां पे जाके आप इजीली कॉन्कर कर नहीं पाओगे, इजीली जाके वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। ऊपर से जापान, यूएसए अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया नहीं था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर ऑफ यूएसए का वहां पे बेस था, वहां पे जब अटैक किया तब यूएसए ने भी डिसीजन लिया दैट इज वो भी आके वर्ल्ड वॉर 2 में वो करेंगे। उसके बाद तो आपने सुना ही होगा दैट इज यूएसए ने क्या किया, दैट इज ड्रॉप 2 फेमस एटॉमिक बॉम्ब, वन इज एट हिरोशिमा एंड अदर एट नागासाकी। उसके बाद ही तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हो गया था। तो 1941, तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे जो एक्सिस पावर जो थे वो आगे बढ़ रहे थे, और एलाइड पावर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसी वजह से इनको चाहिए था कि इंडियंस का सपोर्ट तो अभी चाहिए। अगस्त ऑफर भी जो दिए थे वो भी रिजेक्ट हो गया। तो बाद में क्या हुआ, अभी जापान भी जर्मनी के साइड से लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया,
आईएनसी ने क्या किया, आईएनसी ने बोला ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन रखा, दैट इज यहाँ पे मेनली गांधी जी और नेहरू, इन्होंने बोला कि ठीक है हम लोगों को क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिया। जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम लोग को पूरा क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और यहाँ पे बोला कि आप लोग हम लोग को कुछ इमीडिएट पार्ट ऐसा करो, तभी जाके हम लोग को आप लोग को वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे, तो गांधी जी ने बोला ठीक है मेरे जगह पे जवाहरलाल नेहरू इसको लीड करेंगे, समझ में इसमें। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ऑगस्ट ऑफर फेल होने के बाद इन्होंने और एक मिशन लेके आए, क्रिप्स मिशन का क्यों लेके आए, इसमें फिर से इंडियन का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो सेकंड जो लाया गया वो था क्रिप्स मिशन। कौन लेके आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। इसमें क्या था, क्रिप्स मिशन में बोला गया था कि हम लोग क्या करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया विद डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेट अप आफ्टर वॉर। हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे, जहाँ पे क्या दिया जाएगा, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, आपको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। हम लोग आपको लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद लिखोगे। और यहाँ पे बोला कि इट विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, और इसके जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रोविंस से भी होंगे और प्रिंसली स्टेट के भी मेंबर इसमें होंगे। बट देयर विल बी 2 कंडीशन ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने बोला हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशन रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। इन्होंने बोला अगर कोई एक प्रिंसली स्टेट अगर ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट रख सकता है, ये वाला डिमांड बोल दिया। फिर इन्होंने बोला माइनॉरिटी राइट स्पेशली मुस्लिम राइट विल बी प्रोटेक्टेड। इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन को क्या किया, क्रिप्स मिशन को दैट इज इसको रिजेक्ट कर दिया गया आईएनसी ने। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई एक स्टेट अगर ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता है, तो आगे जाके क्या होगा, किसी का अगर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, दैट इज वो अलग होने का डिमांड ज्यादा रखेगा, जो सेपरेट टेंडेंसी है अलग होने का टेंडेंसी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोला इस चीज को तो हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज क्या है, यहाँ पे फिर से आप लोग बोल रहे हो डोमिनेंट स्टेटस, हम लोग डिमांड कर रहे हैं पूर्ण स्वराज और आप लेके बैठे हो डोमिनेंट स्टेटस, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रिप्स मिशन है इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑगस्ट ऑफर भी रिजेक्ट हो गया, क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो गया, याद रखना। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया, वहां पे पाकिस्तान का डिमांड नहीं हो रहा था। तो 1942 क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो गया और 1942 जापान भी धीरे धीरे इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला था, तो यहाँ पे और इंडियंस का और एक डर था, इंडियंस का डर था कि देखो अभी बाई चांस देखो जापान ने अटैक कर दिया, जापान आके हम लोग को फिर से कॉलोनी बना दिया, और ऊपर से सोचो ऑलरेडी ब्रिटिश तो कॉलोनी हम लोग को बना हुए थे, वो लोग तो हम लोग को डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे। अगर जापान ने आके फिर से हम लोग को नया से कॉलोनी बनाया तो हम लोग को डोमिनेंट स्टेटस मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो ये भी एक थॉट था इंडियंस के दिमाग में। तो यहाँ पे देखो जब इंडिया ने देखा कि हम लोग को पूर्ण स्वराज वाला डिमांड फुलफिल किया नहीं जा रहा है, 1941 आ चुका था, तो 1942 को यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे और एक लार्ज स्केल मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और इसका जो लार्ज स्केल जो मूवमेंट था इसको बोला गया था दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एग्जाम में पूछा था क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये एग्जाम में आ चुका है। अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, जो ग्वालियर टैंक था बॉम्बे, वहां से डिसीजन लिया गया 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन्होंने ग्वालियर टैंक में इन्होंने मीट किया और बॉम्बे, वहां पे डिसीजन लिया कि नाउ दे विल लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे और जिसका नाम क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ में, और इसमें तो फेमस क्या था, मंत्र था, डू और डाई वाला मंत्र था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया है। प्रॉब्लम क्या हुआ, 9 अगस्त 1942 को यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सब लोग को अरेस्ट कर लिया गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी क्या हो गया, लीडरलेस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट भी हो गया लीडरलेस। समझ में, ऊपर से और एक डर था कि ब्रिटिश को डर था कि जापानीज अभी अटैक करने वाले हैं उनके ऊपर। उसी टाइम देखो कोई भी लीडर नहीं था, तो कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे कौन, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, सुना होगा, बहुत फेमस पॉलिटिकल फिगर है, राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, तो ये लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे थे। एग्जाम में ये वाला पूछा गया है। उषा शर्मा उस टाइम क्या कर रही थी, शी वाज रन अंडरग्राउंड रेडियो, एक रेडियो चला रहे थे अंडरग्राउंड रेडियो, उसके थ्रू क्या करे, लोकल लीडर्स को और डिक्लेरेशन प्रोविजन गवर्नमेंट एट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पे ये वाला चीज भी पूछा गया है। उषा शर्मा अंडरग्राउंड एक रेडियो चला रही थी, तो ये वाला ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखो ये तो नहीं चाहिए, ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, इसको स्किप कर सकते हो।
फिर देखो यहाँ पे देखो, मीनवाइल 23 मार्च पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व बाय मुस्लिम लीग। उसी टाइम जब ये सब चल रहा था 23 मार्च को इन्होंने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे ऑब्जर्व कर लिया, दैट इज इनको सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए अभी। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग और आईएनसी जो है इनको मिलाने के लिए अलग अलग अटेम्प्ट किया गया था, मुस्लिम लीग और आईएनसी को मिलाने के लिए, ताकि पार्टीशन ना हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो था वो था राजगोपालचारी फॉर्मूला, सी राजगोपालचारी फॉर्मूला ने यहाँ पे बोला ठीक है, जो आईएनसी क्या करेगा, आईएनसी इंडिपेंडेंस का जो डिमांड है, मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों मिलके इंडिपेंडेंस को डिमांड रखेंगे, किसके आगे, ब्रिटिश के आगे। फिर इन्होंने बोला इंडिपेंडेंस होने के बाद हम लोग क्या कराएंगे, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में भी मुस्लिम पॉपुलेशन उस टाइम ज्यादा थे, आसाम हो गया, सिलेट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे मैक्सिमम जो सिंध हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे हम लोग प्लेबिसाइड कराएंगे। प्लेबिसाइड मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन, प्लेबिसाइड जो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर में पड़ता है। प्लेबिसाइड मतलब लोग डिसाइड करेंगे, देखो ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया इंडिया, ये जैसे पर्सन ए बी सी 1 2 3 पकड़ रहा हूँ, ये आके वोट करेगा, पाकिस्तान 2 ने किया, सोचो इंडिया, तो हर एक जो लोग होंगे वो आके वोट करेंगे कि वो पाकिस्तान का पार्ट बन के रहना चाहते हैं या इंडिया का पार्ट बन के रहना चाहते हैं। दूसरी चीज का बात बोला गया कि प्लेबिसाइड कराया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और अगर पार्टीशन के लिए वोट करते हैं कि उनको अगर सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान बना दिया जाएगा, समझ में, पाकिस्तान बना दिया जाएगा। और यहाँ पे ये चीज क्या हुआ, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही कर लिया, यहाँ पे तो आईएनसी ने इसको एक्सेप्ट ही कर लिया। और इन्होंने बोला अगर पार्टीशन होता भी है ना तो डिफेंस और फाइनेंस जो है ना वो ज्वाइन रहेंगे, डिफेंस और फाइनेंस दोनों कंट्री का ज्वाइन रहेगा, समझ में चीजें। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आईएनसी ने पाकिस्तान का चीज को ही एक्सेप्ट कर लिया है। जिन्ना ने बोला ठीक है, राजगोपालचारी फॉर्मूला को इन्होंने बोला ठीक है, ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन शुड वोट इन प्लेबिसाइड। इन्होंने बोला जो प्लेबिसाइड होगा ना उसमें ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेंगे कि वो लोग को पाकिस्तान सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। फिर बोला कि देयर विल बी नो कॉमन सेंटर इन केस ऑफ पार्टीशन। इन्होंने बोला आप बोल रहे हो फाइनेंस और डिफेंस कॉमन रखोगे, बट नहीं, फाइनेंस और डिफेंस को हम लोग कॉमन नहीं रखेंगे अगर पार्टीशन होता है। तो इसलिए क्या हुआ, सी राजगोपालचारी फॉर्मूला फेलियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है देसाई लियाकत पैक्ट, लियाकत तो कहा, देसाई लियाकत पैक्ट। तो यहाँ पे बुलाभाई देसाई और लियाकत अली खान, ये दोनों के बीच में ये पैक्ट होता है। तो यहाँ पे लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के थे और बुलाभाई देसाई थे आईएनसी। तो यहाँ पे बोला ठीक है, जो सीट होगा ना 40% सीट हम लोग आईएनसी को देंगे, 40% सीट देंगे मुस्लिम लीग को, बाकी 20% जो देंगे अदर माइनॉरिटीज को। तो आप लोग को इक्वल क्या स्टेटस दिया जा रहा है, 40% आपको, 40% हम लोग 40% रखेंगे आईएनसी और 40% मुस्लिम लीग, और बाकी 20% हम लोग क्या करेंगे, माइनॉरिटी को देंगे। तो देसाई लियाकत पैक्ट, इसमें ये चीज को बोला गया था। तो मुस्लिम लीग को इक्वल स्टेटस दिया गया था यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भी ये चीज मुस्लिम लीग कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से डिमांड उठना स्टार्ट कर दिया, इनको सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए। तो ये दोनों फेलियर था, समझ में आया। दैट इज रिकॉन्साइल ऑफ मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, आईएनसी और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने वाला जो दो पहले, दैट इज फर्स्ट वाला हो गया राजगोपालचारी फॉर्मूला फेलियर, सेकंड देसाई लियाकत पैक्ट ऑल्सो फेलियर, समझ में आया चीजें। फिर आता है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 तक, 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। और उसी टाइम वेवेल क्या किए, और एक प्लान लेके आए, जो वाइसरॉय थे उस टाइम के लॉर्ड वेवेल, देखो लिखा हुआ है लॉर्ड वेवेल, वो एक प्लान लेके आए, उसका नाम था वेवेल प्लान। उन्होंने क्या किया, और एक बार ट्राई किया, क्यों ना मुस्लिम लीग और आईएनसी को एक साथ मिला ले ताकि पार्टीशन ही ना हो। और इन्होंने क्या किया, वेवेल प्लान जो लाया गया था वो कहाँ पे, दैट इज शिमला में, दैट इज सामोन कैपिटल, वो सामन कैपिटल शिमला में लाया गया था, शिमला में लाया गया था सामोन कैपिटल, और इसलिए इसको शिमला प्लान भी बोलते हैं, शिमला प्लान भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो उसी टाइम देखोगे, उसी टाइम इस चीज को थोड़ा बाद में करते हैं, इस चीज को थोड़ा ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ अभी थोड़ा सा। तो देखो ये 1942 के बीच में 1945 यहाँ पे शिमला प्लान, प्लान को थोड़ा बाद में पढ़ रहे कि मुस्लिम लीग और आईएनसी को एक साथ लाया गया था। तो यहाँ पे देखो उसी टाइम इंडियन नेशनल आर्मी को आर्मी बनाया था 1942 को। इंडियन नेशनल आर्मी जो था, इन्होंने दैट इज बोला था मोहन सिंह, जवान ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन मलेशिया, मलेशिया में मोहन सिंह थे। मोहन सिंह क्या कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी को जो है उसको लीड कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी को, आईएनए। तो मोहन सिंह ने आईएनए को फॉर्म किया था। तो याद रखना दैट इज आईएनए के जो फाउंडर है वो मोहन सिंह है। बहुत सारे लोग, आप लोग सुभाष चंद्र बोस मानते हो, दैट इज। तो यहाँ पे मोहन सिंह से क्या हुआ, 1943 को लीडरशिप ले लिया था आईएनए का, किन्होंने ले लिया था, दैट इज बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस अगर देखोगे, सुभाष चंद्र बोस 2 बार क्या थे, आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1938 में हरिपुरा सेशन में और 1939 में त्रिपुरी सेशन में ये प्रेसिडेंट रह चुके थे। 1939 में इन्होंने त्रिपुरी सेशन से रिजाइन कर लिया था। क्यों? इन्होंने बोला था कि अभी हम लोग को सीडीएम लॉन्च करना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका है। बट इनका जो डिमांड है इसको आईएनसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन्होंने इसलिए क्या किया, इन्होंने दैट इज 1939 को जो त्रिपुरी वाला सेशन था वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद देखो इन्होंने पहले दैट इज इनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। सर में इनको इनके ऊपर नजर रख रहे थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इनको पता था ये आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, क्या किया, अपना हुलिया चेंज कर लिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दैट इज पहले अफगानिस्तान होके अफगानिस्तान, इन्होंने अफगानिस्तान में उस टाइम रशिया था, रशिया जो सोशलिस्ट रशिया अफगानिस्तान में था, तो वहां पे सोचा रशिया का हेल्प लेके अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि रशिया सोशलिस्ट और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में तो थोड़ा बहुत था ही वो चीज, तो बट यहाँ पे रशिया ने तो कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आया नहीं। तो अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान होके पहले रशिया गए, हाँ अफगानिस्तान होके रशिया, तो रशिया से ऐसा कुछ रेस्पॉन्स आया नहीं, तो रशिया के बाद ये चले गए डायरेक्ट जर्मनी चले गए। तो जर्मनी में यहाँ पे मिले वो हिटलर से मिले। तो हिटलर के साथ यहाँ से उन्होंने बोला, हिटलर ने उनको सजेस्ट किया आप क्या करो, जापान चले जाओ। जापान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो है उनके साथ मिलके आप क्या कर सकते हो, इंडिया में जापान के साथ मिलके, क्योंकि इंडिया जापान के साथ मिलके आप क्या कर सकते हो, जापान और जो आपके इंडिया के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है दोनों को लेके आप क्या कर सकते हो, आप दैट इज सेकेंड वर्ल्ड के टाइम में साउथ ईस्ट जो कंट्री है, जापान तो साउथ ईस्ट की तरह भी जाके वो कर रहा था, आप वहां में जाके ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट कर सकते हो। तो जापान चले गए। जापान में पता है, जापान जब गए थे ना, जापान में आपको याद होगा यहाँ पे दैट इज देयर इज अ पर्सन, इनका नाम था रास बिहारी बोस। आपको याद है रास बिहारी बोस, ये भाग के जापानी चले गए थे, उनको जापान का सिटीजनशिप मिल चुका था, नेचुरलाइजेशन के थ्रू जापान का सिटीजनशिप भी मिल चुका था रास बिहारी बोस। तो उस टाइम रास बिहारी बोस ही क्या कर रहे थे, जो जहाँ पे जो देखोगे ना, तो पहले यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इंडियंस को जो अरेस्ट कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 1 टाइम में जापान वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में सॉरी जो इन बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे जापान में थे, उनको लेके यहाँ पे इन्होंने रास बिहारी बोस के थ्रू और दैट इज मेनली सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने प्लान किया क्या करते कि जो इनको इसी आर्मी के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके इंडिया में जो ब्रिटिश है उनके ऊपर अटैक करते, मतलब जापान की हेल्प मांगने गए थे। सर में चीजें यहाँ तक तो जापान भी यहाँ पे एग्री हो गया था, जापान भी यहाँ पे एग्री हो गया था, समझ में चीजें। तो 1943 तो इन्होंने सोचा कि 1943 को इन्होंने सोचा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, कहाँ पे, सिंगापुर में एक और रंगून में एक, समझ में, जो बाहर में गवर्नमेंट चल रहे थे सिंगापुर में और रंगून में। यहाँ पे बहुत ज्यादा और स्टोरी है, मैं नॉर्मली जब पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ इस चीज को, बट अभी ओनली फॉर प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ, तो चीजें जो आ रहे वही पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें रेडियो में बात होता है, रेडियो में जब वो एड्रेस करते हैं तब उन्होंने फर्स्ट टाइम गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन एड्रेस किया था इन्होंने। तो एग्जाम में पूछते हैं ना, फादर ऑफ द नेशन जो है गांधी जी को किन्होंने बोला, तो वो तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, उन्होंने एड्रेस किया था। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, अलग से गवर्नमेंट स्टार्ट किया सिंगापुर में, रंगून में। आईएनए का लीडरशिप 1943 में ले लिया और इन्होंने डिसाइड किया कि आईएनए क्या करेगा, दैट इज इम्फॉल कैंपेन लॉन्च करेगा ब्रिटिश इन 1942, मतलब इम्फॉल होके इन म्यांमार इम्फॉल होके क्या करेंगे, ब्रिटिश के ऊपर अटैक करेंगे। और यहाँ पे इसको कौन हेड कर रहे थे, शाहनवाज खान। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जापानीज जब इन्होंने बोला तो वो लोग हेल्प करेंगे, बट जापानीज लोगों ने दैट इज यहाँ पे हम लोग को ही मिसट्रीटमेंट करने लगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, अलग अलग चीज करने लगे। इसी वजह से क्या हुआ, जो ये वाला जो जापान के साथ मिलके जो प्लान करने वाले थे वो एक फेलियर हो गया। तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे ना, आईएनए के सोल्जर्स थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इनके अगेंस्ट में ट्रायल होने लगा, आईएनए ट्रायल होने लगा। और इसी आईएनए ट्रायल को बोलते हैं एज ऑफ वोल्केनो, क्योंकि जितने भी सोल्जर्स थे वो क्या थे, इंडियन थे, एक टाइम में ब्रिटिश के लिए काम कर चुके हैं, तो इसी को बोला गया एज ऑफ वोल्केनो। 11 नवंबर को क्या हुआ, दैट इज आईएनए डे सेलिब्रेट करते हैं। 11 नवंबर को हम लोग आईएनए डे, इंडियन नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, आईएनए ट्रायल में प्रेमवर सिगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इनके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहे थे एज ऑफ वोल्केनो, और इसी को बोला गया है एज ऑफ वोल्केनो। बोला था इसी की वजह से ही, दैट इज जितने भी देखो क्या होगा, आईएनए ट्रायल होने की वजह से यहाँ पे जो नेवी हो गया,
रॉयल इंडियन नेवी, RIN, रॉयल इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स, उन्होंने भी बोला कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रिटिश के लिए काम नहीं करेंगे अभी। समझ गया, यहाँ पे इन्होंने भी रिवोल्ट कर लिया था। देखो रॉयल इंडियन नेवी ने बोला INA ट्रायल की वजह से फरवरी 1946 में बोला कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी अभी क्या नहीं करेंगे, हम लोग भी रिवोल्ट करेंगे, रॉयल इंडियन नेवी। तो HIMS तलवार जो है, इंडियन सोल्जर जो थे, HIMS तलवार जो शिप था, वहाँ पे इंडियन जो सोल्जर थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और इसी को बोला गया है, इसी को क्या बोलते हैं, जो RIN रिवोल्ट को बोला जाता है, RIN रिवोल्ट को बोलता है इट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसको बोला गया लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब समझ में, ब्रिटिश को हमने जो कॉफिन में डाल दिया, अब लास्ट नेल मार के उनको दफनाना है और सेमेंट्री करना है, तो लास्ट नेल इन द कॉफिन बोला जाता है यहाँ पे। और मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे आर्म फोर्सेस टू गिव अप वायलेंस एंड लेट्स गॉट बैक टू द पोजीशन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन INC एंड मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने इस टाइम में बोला था कि ठीक है, अभी क्या करते हैं, मुस्लिम लीग और जो INC मुस्लिम लीग जो वाला बात है, ये वाला चीज समझ में, RIN रिवोल्ट यहाँ तक पढ़ लिए। RIN रिवोल्ट जो था, इसी को लास्ट नेल इन द कॉफिन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से INC और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने वाला चीज रिकॉन्सिल करने का बात बोला गया था 1945 से, क्योंकि 1945 तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वेबल ने एक प्लान दिया, वेबल प्लान, शिमला प्लान भी बोलते हैं उसको, वेबल प्लान और शिमला प्लान, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, INC को और मुस्लिम लीग को साथ मिलाएंगे। इससे पहले 2 फेलियर थे ना, क्या, राजगोपालाचारी फॉर्मूला और एक था राजगोपालाचारी फॉर्मूला और देसाई-लेकर पैक्ट, फेलियर, इसलिए थर्ड। तो शिमला प्लान में क्या बोला गया था, तो शिमला प्लान में देखो शिमला प्लान में बोला गया था दैट इज फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। डायरेक्टली लाया जाएगा सेंटर में, और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, यहाँ पे 1935 के अंडर में गवर्नमेंट लाएगा। ओनली डिफेंस डिपार्टमेंट विल रिमेन विद ब्रिटिश, रेस्ट विल बी टेकन बाय इंडियंस। डिफेंस ब्रिटिश रखेंगे, बाकी सब इंडियंस को दे दिया जाएगा, और हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया यहाँ पे, दैट इज इन्होंने बोला कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट शुड बी नॉमिनेटेड बाय मुस्लिम लीग ओनली। मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगा कि कौन जाके वो पार्ट बनेंगे उसके, वो नॉमिनेट मुस्लिम लीग ही करेगा उनके मेंबर को। INC ने ये कर दिया, इन्होंने बोला मुस्लिम लीग अगर ऐसा हो गया कि देखो, तो INC हो गए, INC तो हिंदू मेजोरिटी पार्टी नहीं है, INC में भी तो मुस्लिम लोग है, पारसी है, क्रिश्चियन है। तो इन्होंने बोला अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जो INC क्या होगा, ओनली हिंदू मेजोरिटी पार्टी बनकर रह जाएगा। क्या आप बोल रहे हो कि मुस्लिम जो नॉमिनेशन होगा वो मुस्लिम लीग ही देगा, तो मुस्लिम के जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो मुस्लिम लीग ही चूज करेगा, तो INC तो ओनली हिंदू पार्टी बनकर रह जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज को इन्होंने बोला। इसी वजह से क्या हुआ, शिमला प्लान भी रिजेक्ट हो गया। और 1945 आते आते यहाँ पे दैट इज ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ, और ब्रिटेन में आपको मैं पढ़ाया था 2 पार्टी थे, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक उनका गवर्नमेंट था, बट अभी आ गया लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली बन के आते प्राइम मिनिस्टर। क्लेमेंट एटली आने के बाद इन्होंने बोला, दैट इज सेक्रेटरी स्टेट बोला किसको, पैट्रिक लॉरेंस को बोला इन्होंने कि आप क्या करो, दैट इज जो इलेक्शन नहीं हुआ था अभी तक इंडिया में अच्छे से, 1937 को जो ड्यू था हो तो गया था अच्छे से, बट उस टाइम तो 1934 1937 हो गया, बट क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में उसके बाद तो इलेक्शन नहीं कराया गया। तो आप क्या कराओ, वहां पे इलेक्शन कराओ। तो इसी वजह से वहां पे इलेक्शन कराया गया 1946 को इलेक्शन कराया गया। और उसी इलेक्शन में देखोगे मुस्लिम लीग और INC दोनों ने अच्छा किया, मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे टोटल देखो INC ने 57 सीट जीत लिए 102 सीट में से, तो क्या था, दैट इज बोल सकते हो दैट इज हाफ से ज्यादा सीट जीत लिए थे। मुस्लिम लीग ने 30 सीट में से 30 सीट ही उन्होंने जीत लिया था, जो इनके लिए रिजर्व था उन्होंने जीत लिए थे यहाँ पे। तो देखो INC का मेजोरिटी कहाँ पे था, बंगाल में था, पंजाब में था, सिंध में था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम यहाँ पे भी देखोगे तो मुस्लिम लीग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बोला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम भी क्या होगा, पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला चीज हो गया। यहाँ पे देखो अभी फिर से प्रॉब्लम क्या था, फिर से देखो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम था कि अभी भी क्या हो रहा था, अभी भी दैट इज मुस्लिम लीग और INC अलग अलग थे। तो यहाँ पे और एक प्लान लाया गया जिसको बोला जाता है दैट इज
जो लास्ट जो था इसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। फिर से मुस्लिम लीग और आईएनसी को एक साथ लाने वाला प्लान बोला गया, क्योंकि इलेक्शन तो हो गया। अभी भी क्या डिमांड उठ रहा था, अभी भी डिमांड उठ रहा था कि दैट इज जो सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का डिमांड उठ रहा था, समझ में। तो यहाँ पे देखो इलेक्शन होने के बाद इन्होंने बोला ठीक है अभी क्या करते ना, अभी गवर्नमेंट जो बनाओगे तो आप क्या करो कि बोला गया था ना पहले कि हम लोग एटलीस्ट जो कॉमन रखेंगे, फाइनेंस हो गया जो डिफेंस हो गया इसको कॉमन रखेंगे। तो यहाँ पे बोला कि दोनों को मिला के क्या करते ना गवर्नमेंट बनाते। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैबिनेट मिशन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग पाकिस्तान वाला जो डिमांड है ना उसको हम लोग इसको नहीं मान रहे, रिजेक्ट कर रहे। इन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए में क्या रखा, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, जहां पे हिंदू मेजोरिटी था वहां पे सेक्शन ए में रखा, समझ में। सेक्शन बी में रखा मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, और सेक्शन सी में रखा उन्होंने बंगाल एंड असम को रखा, समझ में। सेक्शन ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस हो गया, जहां जहां हिंदू मेजोरिटी थे यहाँ पे सेक्शन ए में रखा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आईएनसी को सेक्शन ए में रखा, सेक्शन बी में मुस्लिम लीग को रखा, नहीं, जहां जहां हिंदू मेजोरिटी था वो सेक्शन ए में रखा, सेक्शन बी में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। और देयर विल बी गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। जो इलेक्शन होगा 1946 में उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे कि अगर मुस्लिम लीग ज्यादा सीट जीतते हैं, आईएनसी ज्यादा सीट जीतते हैं, उसी हिसाब से जहां पे जो सीट जीतेगा उसी के हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। और सेंटर विल बी कॉमन फॉर दोज 3 ग्रुपिंग्स। सेंटर ये दोनों के लिए कॉमन होगा, समझ में। आप दोनों अलग नहीं हो, पार्टीशन नहीं कर सकते हो, समझ में। आप दोनों का सेंटर एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, और प्रिंसिपल स्टेट क्या कर सकते, ए बी सी तीनों को, ए को ज्वाइन कर सकते, बी को ज्वाइन कर सकते, सी को भी ज्वाइन कर सकते, और अगर वो उनको ज्वाइन करना है ब्रिटेन को तो ब्रिटेन को भी ज्वाइन कर सकते, समझ में। तो इस चीज को जो यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसको मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। आईएनसी और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। आईएनसी ने सोचा ये जो यहाँ पे ग्रुपिंग है, देखो आईएनसी ने सोचा यहाँ पे, बोलता हूँ एक चीज है, आईएनसी ने सोचा ये जो कैबिनेट मिशन वाला चीज है ना इसको इन्होंने सोचा ऑप्शनल है, ऑप्शनली। मतलब इन्होंने सोचा, आईएनसी ने सोचा ये जो ग्रुपिंग है ऑप्शनल है, बाद में जाके चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या था पता है, सेक्शन बी का जो कुछ जगह है, सेक्शन जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी था, जैसे पकड़ लो आपका ये आसाम, इसको भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में रखा गया था कुछ यहाँ पे, बट आसाम में तो यहाँ पे आईएनसी का गवर्नमेंट था, आसाम में तो यहाँ पे आईएनसी का गवर्नमेंट था। इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आईएनसी का गवर्नमेंट है बट आपने इसको तो सेक्शन बी में रखा है, तो ये तो सेक्शन बी ए का होना चाहिए, समझ में चीजें। यहाँ पे तो इन्होंने बोला ये तो ऑप्शनल है, बाद में इसको चेंज कर सकते। सेक्शन बी में आसाम पड़ता है, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, बट यहाँ पे तो गवर्नमेंट आईएनसी का है, ये तो पार्ट ए का होना चाहिए, तो ये वाला चीज इन्होंने बोला। बट मुस्लिम लीग ने बोला ये शायद ग्रुपिंग जो है परमानेंट है, ये ग्रुपिंग शायद परमानेंट है, सेक्शन बी में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रहेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर देखोगे ये वाला मिशन, कैबिनेट वाला मिशन भी क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैबिनेट मिशन वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ही देखोगे इन्होंने बोला था इलेक्शन के बाद क्या होगा, कॉमन रहेगा, तो कॉमन बनाया गया था। कॉमन कैसा था देखो, दैट इज जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कौन, इसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था लियाकत अली खान को, समझ में है ना। यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बोला गया था कि हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे ना चीजों को, आप मुस्लिम लीग और सेंटर कॉमन रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आईएनसी का मेजोरिटी सीट था बोल के आईएनसी के लीडर जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और जो मुस्लिम लीग के जो यहाँ पे लियाकत अली खान को क्या बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम आईएनसी ने सोचा ये तो ग्रुपिंग जो किया गया है ये टेम्पोररी है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इन्होंने बोला ये तो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है, बट सेक्शन बी में आसाम भी तो यहाँ पे क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी का पार्ट है, बट आईएनसी का गवर्नमेंट है, इसको तो सेक्शन ए में होना चाहिए, समझ में। और मुस्लिम लीग ने सोचा ये तो परमानेंट है, इसको तो चेंज नहीं कर सकता है, इसी वजह से कॉम्प्लीट होगा। और ये वाला प्लान, कैबिनेट वाला मिशन प्लान भी फिर से रिजेक्ट, खत्म, मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट करेंगे, समझ में चीजें। यही चीज के बारे में बोला गया, नेहरू पीएम बनते और लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर बनते, समझ में। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक ने सोचा नोटिस, देखो नेहरू ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सेक्शन बी का पार्ट है, असम भी सेक्शन बी का पार्ट में, बट वहां तो आईएनसी का गवर्नमेंट है, वो तो आईएनसी का पार्ट होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या हुआ, दैट इज यहाँ पे ये वाला चीज भी क्या हो गया, दैट इज बोल सकते हो कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया। और यहाँ पे 1946 को 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन दिया गया मुस्लिम लीग ने, और उन्होंने बोला आप तो हम लोगों को सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। 1946 को इन्होंने बोला, मतलब जो भी चीज रिकॉन्साइल करने के लिए किया जा रहा था, मुस्लिम लीग और आईएनसी को एक साथ लाने के लिए किया जा रहा था, सब फेलियर हो रहे थे, सबके सब यहाँ पे फेलियर होते। और 9 दिसंबर सेंट्रल असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बिल पास किया,
बट वहाँ पे मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने बोला कि आप क्या करो, बाय द टाइम 30 जून 1948 से पहले ब्रिटिश जो है आप इंडिया छोड़ के वापस आ जाओ और इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो। समझ में, इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो। और यहाँ पे दैट इज ये नहीं चाहिए आप लोग को वेबल बैकग्राउंड प्लान, ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दैट इज जो लास्ट जो जिनको बोला गया था दैट इज 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने दैट इज माउंटबेटन प्लान डिक्लेयर किया। लास्ट गवर्नर जनरल जो बोल सकते हो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने माउंटबेटन प्लान डिक्लेयर किया और इसी माउंटबेटन प्लान के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का बात बोला गया। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का बात बोला गया 15 अगस्त 1947 को। और यहाँ पे बोला हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अलग से वोट करेंगे। जो यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर है बंगाल एंड पंजाब में, वो अलग से वोट करेंगे। अगर उनको सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का पार्ट बनना है, इंडिया का पार्ट बनना है, वो अलग से वोट करेंगे। समझ में? और बंगाल का ही तो आधा हो गया पाकिस्तान और आधा पार्ट हो गया इंडिया का पार्ट। पंजाब में सेम चीज हुआ था और इसी में सबसे ज्यादा पार्टीशन के टाइम में सबसे ज्यादा रायट यहाँ में ही हुए थे। और यहाँ पे इन्होंने बोला रेफरेंडम कराया जाएगा। कहाँ पे? सिंध, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिलेट। यहाँ पे अगर सिंध के लोगों ने वोट किया कि हम लोग को पाकिस्तान का पार्ट बनना है तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा मैक्सिमम लोगों ने। सिलेट का पार्ट, सिलेट में देखोगे 56% वोट सिलेट के लोगों ने। सिलेट पहले आसाम का पार्ट हुआ करता था, सिलेट पहले आसाम का पार्ट हुआ करता था। 1946 में सिलेट के 56% लोगों ने दे वोट फॉर ईस्ट पाकिस्तान। समझ में? जो बांग्लादेश का पार्ट है, इसलिए ये बांग्लादेश का पार्ट कर दिया गया। रेफरेंडम समझ में आया ना? जो लोग जाके वोट करेंगे कि उनको पाकिस्तान का पार्ट बनना है या इंडिया का पार्ट बनना है। तो ये सब जगह में कराया गया था। सिंध, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिलेट, सब पाकिस्तान का ही पार्ट बन गया था आगे जाके। और प्रिंसिपल स्टेट को बोला गया था वो लोग आइदर इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं और पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। ये जिसको बोला गया था उनके ऊपर था, उनका चॉइस दिया गया था। और इसके बाद लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लाया गया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंडर में इंडिया को दैट इज इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। और इंडिया को क्या बना दिया गया? सॉवरेन स्टेट बनाया गया अगस्त 15, 1947 को। सॉवरेन स्टेट मतलब दैट इज पूर्ण स्वराज बोल सकते हो। इंडिया कैन टेक देयर ओन डिसीजन। अभी इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिया अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। तो सॉवरेन, इसलिए हम लोग का प्रेमबेल में लिखा होता है ना सॉवरेन, इंडिया इज सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन नेशन। इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है, डोमिनेंट नहीं, पूर्ण स्वराज बोल सकते हो। तो चीजें तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को। और इसी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसी के अंदर दैट इज इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग पार्ट में पार्टीशन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और पाकिस्तान बिकेम ए सेपरेट नेशन और इंडिया बिकेम ए सेपरेट नेशन। तो यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे बन गए। समझ में? और इसी के साथ क्या हुआ, जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय का ऑफिस भी खत्म कर दिया गया। तो लास्ट वाइसरॉय जो थे यहाँ पे, लास्ट वाइसरॉय जैसे बोल सकते हो, ये कौन वाइसरॉय के लास्ट वो कर रहे थे? दैट इज आपका माउंटबेटन यहाँ पे लास्ट वाइसरॉय थे। यहाँ पे ब्रिटिश के लास्ट वाइसरॉय या गवर्नर जनरल बोल सकते हो, वो माउंटबेटन ही थे। दैट इज गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे यहाँ पे। और माउंटबेटन एंड फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये अलग होगा, सी होगा, अच्छे से लिखना है इसको, तो एरर हुआ है। सी राजगोपालाचारी इज द बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। इंडिया के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनते। और इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? 20 जनवरी 1950 को। और इन्होंने जो एबोलिश था डोमिनेट स्टेटस ऑफ ब्रिटेन का डोमिनेट स्टेटस को खत्म किया और इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक नेशन। इंडिया रिपब्लिक नेशन यहाँ पे बन गया 26 जनवरी 1950 को। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होके आ गया 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम ए रिपब्लिक नेशन। इंडिया गॉट स्टेट इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त और 20 जनवरी 1950 आता है इंडिया इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक नेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, पूरा का पूरा हम लोग ने जो मॉडर्न हिस्ट्री था इसको हम लोग कवर कर लिए टिल 1947 तक पूरा कवर कर लिए। तो जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको भी डिस्कस कर लिए। तो हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे यूपीएससी के जो आए हुए, उसके थ्रू में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ाई की है उसके अंदर से क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे, उसको थोड़ा सा हम लोग बाद में कर लेंगे। एक वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।